वेलकम स्टूडेंट। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर की टॉपिक इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर्स सदिशों के समाकलन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज हम सदिशों के समाकलन के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले देखें इंटीग्रेशन समाकलन। अवकलन की प्रतिलोम प्रक्रिया क्या कहलाती है? समाकलन कहलाती है। द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड द इंटीग्रेशन। जो अवकलन है उसकी प्रतिलोम प्रक्रिया क्या कहलाती है? समाकलन कहलाती है। इसके बाद देखें इंटीग्रल की डेफिनेशन, समाकल की डेफिनेशन। माना एकल अदिश चर टी का सदिश फलन एफ ऑफ टी है, परिमित एक मानीय तथा टी का संतत फलन हो, तो टी का वह सदिश फलन जिसका टी के सापेक्ष अवकलन करने पर एफ ऑफ टी प्राप्त होता है, अर्थात टी के एक ऐसे सदिश फलन माना एफ ऑफ टी का अस्तित्व हो जिसका टी पे सापेक्ष अवकलन डी वाई अपॉन डी टी एफ ऑफ टी इक्वल टू स्मॉल एफ ऑफ टी हो, तो एफ ऑफ टी सदिश फलन एफ ऑफ टी का टी के सापेक्ष समाकल या इंटीग्रल कहलाता है। नोटेशन रूप में लिख सकते हैं डी एफ ऑफ टी का करेंगे हम डी वाई अपॉन डी टी एफ ऑफ टी इक्वल टू स्मॉल एफ ऑफ टी। तो इंटीग्रेशन करें इसका तो क्या आएगा? इंटीग्रेशन करेंगे एफ ऑफ टी डी टी इक्वल टू एफ ऑफ टी। इसको क्वेश्चन नंबर क्या नाम दिया? फर्स्ट। यहाँ सदिश फलन एफ ऑफ टी समाकल कहलाता है, इंटीग्रल कहलाता है। जो सदिश फलन है स्मॉल एफ ऑफ टी है वो क्या कहलाता है? समाकल्य कहलाता है। वेक्टर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, समाकल का सदिश अचरांक। तो वेक्टर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यदि डी वाई अपॉन डी टी एफ ऑफ टी इक्वल टू स्मॉल एफ ऑफ टी हो, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ टी है उसका इंटीग्रेशन करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ टी डी टी इक्वल टू एफ ऑफ टी प्लस सी, जहाँ अचर सदिश सी समाकल का स्विच सदिश इस तरह अचरांक है। अचर सदिश जो सी है वो समाकल का क्या है? स्विच सदिश अचरांक है। तो इसका प्रूफ करना है हमें। देखें तो डी वाई अपॉन डी टी एफ ऑफ टी इक्वल टू स्मॉल एफ ऑफ टी है, तो इसका क्या करें? एफ ऑफ टी है, तो चूंकि एफ ऑफ टी है इसको क्या लिख सकते हैं? इसमें सी हम ऐड कर दें। इसमें क्या कर दिया हमने? सी ऐड कर दिया। इसको क्वेश्चन नंबर क्या नाम दिया? फर्स्ट नाम दिया। तो एफ ऑफ टी प्लस सी का कर रहे हैं टी के सापेक्ष अवकलन। तो डी अपॉन डी टी एफ ऑफ टी प्लस सी इक्वल टू क्या होगा? दोनों का अलग अलग हो जाएगा। डी अपॉन डी टी एफ ऑफ टी प्लस डी अपॉन डी टी सी का कर रहे हैं, तो बराबर क्या आएगा? ये तो एज हो जाएगा एफ ऑफ टी का, तो डी वाई अपॉन डी टी एफ ऑफ टी प्लस सी का कितना हो जाएगा? जीरो, चूंकि सी क्या है? अचर सदिश है, तो इसका क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और चूंकि डी वाई डी टी एफ ऑफ टी का मान कितना होता है? स्मॉल एफ ऑफ टी, तो क्या आ गया? स्मॉल एफ ऑफ टी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से लिख दिया, इसका नाम मान कितना है? स्मॉल एफ ऑफ टी। अब इसके बाद क्या कर रहा था? परिभाषा से अब इसका इंटीग्रेशन कर दिया। इसका क्या कर दिया हमने? इंटीग्रेशन कर दिया। तो स्मॉल एफ ऑफ टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा? ठीक है सर, डी टी इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ टी डी टी इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ टी प्लस सी। तो कैपिटल एफ ऑफ टी प्लस सी, तो ये आपका क्या हो गया? समाकल का अचरांक स्थिरांक हो गया, जहाँ अचर सदिश सी समाकल का स्विच सदिश अचरांक है। यह प्रश्न में दी गई आरंभिक या ज्यामितीय शर्तों की सहायता से ज्ञात किया जाता है। जो आपका क्वेश्चन होता है उसमें इनिशियल कंडीशन दे रखी होती है या ज्यामितीय कंडीशन दे रखी है, उसकी सहायता से जो कांस्टेंट सी है उसका मान ज्ञात कर लिया जाता है। इसके बाद आता है इनडिफाइनाइट इंटीग्रल, अनिश्चित समाकल। चूंकि एफ ऑफ टी प्लस सी में एक अनिश्चित अचर सदिश सी होता है, अतः ये एफ ऑफ टी का टी के सापेक्ष अनिश्चित समाकल कहलाता है। एक अनिश्चित अचर सदिश क्या है? सी होता है, अतः यह है एफ ऑफ टी का टी के सापेक्ष अनिश्चित समाकल कहलाता है। इसके बाद देखें थ्योरम। एक थ्योरम है आपकी, यदि एफ ऑफ टी बराबर दे रखा है एफ वन टी आई कैप प्लस एफ टू टी जे कैप प्लस एफ थ्री टी के कैप एकल फलन टी का सदिश फलन है, जहाँ एफ वन टी एफ ऑफ टी तथा एफ ऑफ थ्री टी एक विशेष क्षेत्र में संतत है, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ टी डी टी इक्वल टू होता है आई कैफ एफ वन टी डी टी प्लस जे कैफ एफ टू टी डी टी प्लस के कैफ एफ थ्री टी डी टी। तो इसका क्या करना है? हमें प्रूव करना है। तो माना कैपिटल एफ ऑफ टी इक्वल टू कितना है? एफ वन टी आई कैप प्लस एफ टू टी जे कैप प्लस एफ थ्री टी के कैप। तो इस प्रकार है कि डी वाई डी टी एफ ऑफ टी इक्वल टू स्मॉल एफ ऑफ टी, डी वाई डी टी एफ ऑफ टी इक्वल टू स्मॉल एफ ऑफ टी। तो एफ ऑफ टी इक्वल टू स्मॉल इंटीग्रेशन ऑफ, अब चूंकि डी वाई डी टी कैपिटल एफ ऑफ टी का हम करेंगे टी के सापेक्ष अवकलन, डी वाई डी टी कैपिटल एफ ऑफ टी इक्वल टू होता है स्मॉल एफ ऑफ टी। तो इसको इक्वेशन नंबर क्या नाम दिया हमने? फर्स्ट नाम दिया। इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट का। तो कैपिटल एफ ऑफ टी इक्वल टू स्मॉल एफ वन एफ ऑफ टी
डी टी, इसको इक्वेशन नंबर क्या नाम दिया 2। अब इक्वेशन फर्स्ट से डी वाई डी टी कैपिटल एफ ऑफ टी, तो कैपिटल एफ ऑफ टी को हमने लिख दिया F1T आई कैप प्लस F2T जे कैप प्लस F3 ऑफ टी के कैप बराबर स्मॉल एफ ऑफ टी है उसका मान कितना किसके बराबर है F1T आई कैप प्लस F2T जे कैप F3T की के कैप। तो डी वाई डी टी F1T आई कैप प्लस डी वाई डी टी F2T जे कैप प्लस डी वाई डी टी F3 के कैप बराबर स्मॉल F1 आई कैप प्लस F2T जे कैप एफ स्मॉल F3 वो टी का फंक्शन है प्लस इंटू के कैप। आई कैप और जे कैप और के कैप के जो गुणांक है दोनों तरफ है, तो उन दोनों गुणांकों के आई कैप और जे कैप और के गुणांकों की क्या कर लेते हैं तुलना करने पर। तो डी बाई डी टी एफ वन टी बराबर एफ स्मॉल F1T डी बाई डी टी F2T बराबर स्मॉल F2T और डी बाई डी टी F3T बराबर स्मॉल F3T। तो इसलिए अब क्या कर दिया हमने इंटीग्रेशन कर दिया इसका। तो कैपिटल F1T इक्वल टू कितना हो गया इंटीग्रेशन ऑफ F1T स्मॉल F1T dt, कैपिटल F2T बराबर क्या आ गया इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल F2T dt और कैपिटल F3T बराबर आ गया इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल F3T dt। अतः इक्वेशन 2 से, अब इक्वेशन 2 से क्या आ गया कैपिटल एफ, चूँकि हम जानते हैं इक्वेशन 2 से हमने लिखा है कैपिटल एफ ऑफ टी बराबर होता है इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एफ टी डी टी, तो बराबर अतः इक्वेशन 2 से क्या आ गया तो इनको क्या कर देते हैं हम ऐड कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ F1T डी टी आई कैप प्लस इंटीग्रेशन ऑफ F2T जे टी जे कैप प्लस इंटीग्रेशन ऑफ F3T डी टी के कैप बराबर आ गया। चूँकि F1T आई कैप प्लस F2T आई कैप प्लस F3T आई कैप होगा बराबर क्या होगा आई कैप होगा, तो बराबर किसका होगा कैपिटल एफ ऑफ टी के बराबर होगा। चूँकि ये हमने क्या कर दिया ऐड कर दिए, तीनों क्या कर दिए ऐड कर दिए है ना, तो F1 आई कैप प्लस F2 आई कैप प्लस F3 जे कैप होगा और चूँकि इसका मान किसके बराबर है कैपिटल एफ ऑफ टी के बराबर है और कैपिटल एफ ऑफ टी किसके बराबर होगा कैपिटल एफ ऑफ टी है वो किसके बराबर होगा इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एफ टी डी टी के बराबर होगा, इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एफ टी डी टी के बराबर होगा, तो बराबर आ गया। तो फलतः एक सदिश फलन का समाकलन करते हुए इसके घटकों का समाकलन करना चाहिए। फलतः कोई एक सदिश फलन दे रखा है उसका हम इंटीग्रेशन करते हैं तो उसके घटकों का भी इंटीग्रेशन करना चाहिए। इस थ्योरम से हमें ये सीखने को मिला। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट, कुछ महत्वपूर्ण परिणाम जो हमारे इस चैप्टर में यूज होंगे। यदि एफ टी तथा फाई टी अदिश चर टी के दो संतत अवकलनीय सदिश फलन हैं जिन्हें एफ तथा फाई से व्यक्त करें तो अवकलन के मानक सूत्रों से उनके संगत समाकलन के सूत्र भी निम्न प्रकार प्रतिपादित किए जा सकते हैं। तो यदि एफ टी तथा फाई टी अदिश चर टी के दो संतत अवकलनीय सदिश फलन हैं जिन्हें एफ तथा फाई से व्यक्त करें तो अवकलन के मानक सूत्रों से उनके संगत समाकलन के सूत्र भी निम्न प्रकार प्रतिपादित किए जा सकते हैं। तो पहला है I1, तो देखें इंटीग्रेशन करेंगे हम एफ डॉट डी फाई अपॉन डी टी प्लस फाई डॉट डी एफ अपॉन डी टी, इसका टी के साबित करें डी टी बराबर क्या हो गया एफ डॉट फाई प्लस सी। अवकलन से हम जानते हैं कि चूँकि इसका इंटीग्रेशन करें तो क्या आएगा एफ डॉट फाई प्लस सी। तो देखें डी वाई एफ डॉट फाई है उसका टी के सापेक्ष हम क्या करें अवकलन करें तो डी वाई डी टी एफ डॉट फाई इक्वल टू कितना होगा फाई डॉट डी फाई अपॉन डी टी प्लस फाई डॉट डी एफ अपॉन डी टी, तो क्या है एफ डॉट फाई आ गया। अब इसको हम क्या कर दें इंटीग्रेशन कर दें किसके सापेक्ष टी के सापेक्ष, तो क्या आ जाएगा ये चूँकि इंटीग्रेशन और अवकलन दोनों क्या हो जाते हैं कैंसिल हो जाते हैं, तो क्या आएगा एफ डॉट फाई प्लस सी। अब परिभाषा से अभिष्ट परिणाम प्राप्त होता है, प्राप्त हो जाएगा। सेकेंड है I2, इंटीग्रेशन करें हम किसका टू एफ डॉट डी एफ अपॉन डी टी का किसके साथ टी के साथ डी टी के साथ, तो डी टी बराबर एफ स्क्वायर प्लस सी। अब इसको भी हम क्या करेंगे प्रूफ करेंगे। तो उपयुक्त जो I1 निकाला था उसमें हम क्या कर देते हैं एफ की जो हमने अभी I1 प्रूफ किया उसमें एफ की जगह क्या लिख देते हैं फाई लिख देते हैं। एफ बराबर फाई लें तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एफ अपॉन डी टी प्लस एफ डॉट डी एफ अपॉन डी टी, तो डी टी बराबर एफ डॉट एफ प्लस सी, तो क्या आ जाएगा एफ स्क्वायर सी, जिससे अभिष्ट परिणाम क्या हो गया हमें प्राप्त हो गया। तीसरा देखें इंटीग्रेशन करें ट्वाइस डी एफ अपॉन डी टी डॉट डी टू एफ अपॉन डी टी स्क्वायर का किसके साथ टी के साथ डी टी बराबर तो डी एफ अपॉन डी टी का होल स्क्वायर प्लस सी। तो I2 है जो हमने जो प्रूव किया उसमें एफ के स्थान पर क्या लिख दें हम डी एफ अपॉन डी टी लिख दें, एफ के स्थान पर क्या लिख दें हम डी एफ अपॉन डी टी रखने पर तो क्या आएगा इंटीग्रेशन हो पाएगा ट्वाइस एफ की जगह डी एफ अपॉन डी टी डॉट एफ की जगह डी एफ अपॉन डी टी लिखेंगे तो क्या बन जाएगा डी टू एफ अपॉन डी टी स्क्वायर डी टी
बराबर डी एफ अपॉन डी टी डॉट डी एफ अपॉन डी टी प्लस सी। तो डी एफ अपॉन डी टी का क्या हो गया, होल स्क्वायर प्लस सी। ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया रिजल्ट। इसके बाद देखें I4, इंटीग्रेशन ऑफ एफ क्रॉस डी फाइव अपॉन डी टी प्लस डी एफ अपॉन डी टी क्रॉस फाइव डी टी बराबर एफ क्रॉस फाइव प्लस सी। तो अवकलन से हम जानते हैं कि डी बाई डी टी एफ क्रॉस फाइव। अब एफ क्रॉस फाइव का क्या करें, हम टी के सापेक्ष अवकलन करें तो बराबर क्या आएगा, एफ क्रॉस डी फाइव अपॉन डी टी प्लस डी एफ अपॉन डी टी क्रॉस फाइव। अब इसका क्या कर दें, हम इंटीग्रेशन कर दें तो क्या आ जाएगा, एफ क्रॉस फाइव प्लस सी। ये आपका परिणाम है वो प्राप्त हो जाएगा। अतः परिभाषा से इसका क्या कर दें, हम इंटीग्रेशन कर दें दोनों पक्षों का क्या करने पर, इंटीग्रेशन करने पर किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष। तो इंटीग्रेशन करा एफ क्रॉस फाइव डी फाइव अपॉन डी टी प्लस डी एफ अपॉन डी टी क्रॉस फाइव का टी के सापेक्ष क्या होगा, डी टी बराबर एफ क्रॉस फाइव प्लस सी। तो आपका I4 परिणाम क्या हो गया, प्रूफ हो गया। इसके बाद देखें I5 परिणाम, इंटीग्रेशन करें ए क्रॉस डी एफ अपॉन डी टी का टी के सापेक्ष। तो टी के सापेक्ष क्या होता है, इंटीग्रेशन डी टी करते हैं बराबर ए क्रॉस एफ प्लस सी, जहाँ ए क्या है, अचर सदिश है। यदि ए अचर सदिश हो तो अवकलन से क्या करेंगे, डी बाई डी टी ए क्रॉस एफ का डी के सापेक्ष क्या होगा, डी बाई डी टी बराबर डी अपॉन डी टी क्रॉस एफ प्लस ए क्रॉस डी एफ अपॉन डी टी। चूँकि क्या ए क्या है, अचर सदिश है तो टी के सापेक्ष क्या होगा, डी अपॉन डी टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जो जीरो क्रॉस एफ कितना हो जाएगा, जीरो माना आएगा। तो बराबर क्या परिणाम प्राप्त हुआ, ए क्रॉस डी एफ अपॉन डी टी। अब इसका दोनों पक्षों का क्या करने पर, समाकलन करने पर। तो इंटीग्रेशन ए क्रॉस डी एफ अपॉन डी टी का डी टी बराबर कितना आ गया, ए क्रॉस एफ प्लस सी। ये आपका रिजल्ट प्राप्त हो गया। इसके बाद देखें I6 प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन एफ क्रॉस डी एफ डी टू एफ अपॉन डी टी स्क्वायर डी टी बराबर एफ क्रॉस डी एफ अपॉन डी टी प्लस सी। अवकलन से हम जानते हैं कि एफ क्रॉस डी एफ अपॉन डी टी का टी के सापेक्ष करेंगे तो डी वाई डी टी एफ क्रॉस डी एफ अपॉन डी टी इक्वल टू कितना होगा, डी एफ अपॉन डी टी क्रॉस डी एफ अपॉन डी टी प्लस एफ क्रॉस डी टू एफ अपॉन डी टी स्क्वायर। चूँकि हम जानते हैं आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, इनका मान कितना होता है, जीरो। तो चूंकि डी एफ अपॉन डी टी क्रॉस डी एफ अपॉन डी टी इक्वल टू कितना मान होगा, जीरो। तो बराबर क्या प्राप्त हुआ, एफ क्रॉस डी टू एफ अपॉन डी टी स्क्वायर। अब दोनों पक्षों का क्या कर दें, समाकलन करेंगे। तो दोनों पक्षों का समाकलन करने पर तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ क्रॉस डी टू एफ अपॉन डी टी स्क्वायर डी टी बराबर कितना प्राप्त होगा, एफ क्रॉस डी एफ अपॉन डी टी प्लस सी। तो आपका क्या हो गया, I6 परिणाम भी प्राप्त हो गया। इसके बाद देखें I7 प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन ए डी ए अपॉन डी टी माइनस वन अपॉन ए स्क्वायर डी अपॉन डी टी ए वेक्टर का किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष डी टी बराबर ए कैप प्लस सी। ये आपको परिणाम क्या करना है, प्रूफ करना है। जहाँ ए कैप ए की दिशा में इकाई सदिश है तथा मॉडुलस ऑफ ए इक्वल टू कितना है, ए। हम जानते हैं कि ए कैप बराबर होता है ए वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर तथा उसका मापांक। तो अतः टी के सापेक्ष क्या है, इकाई सदिश का क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो डी बाई डी टी ए कैप बराबर कितना होगा, डी बाई डी टी ए वेक्टर अपॉन ए। जो मॉडुलस ऑफ ए है, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर का क्या लें, मापांक लें। मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर का कितना होगा, बराबर हमने इस मोले मान लिया तो बराबर ए। तो डी बाई डी टी ए वेक्टर अपॉन ए। तो बराबर देखें फर्स्ट को एजेंटिव रख, किससे कर लेंगे तो वन अपॉन ए को हमने एजेंटिव रखा तो इसका क्या होगा, डी ए वेक्टर अपॉन डी टी माइनस वन अपॉन ए का कितना होगा, वन अपॉन ए स्क्वायर डी अपॉन डी टी इंटू ए वेक्टर। अब दोनों पक्षों का क्या करते हैं, समाकलन करने पर। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर तो क्या हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन ए डी ए वेक्टर अपॉन डी टी माइनस वन अपॉन ए स्क्वायर इंटू ए वेक्टर डी अपॉन डी टी। इसका टी के सापेक्ष क्या होगा, डी टी बराबर कितना है, ए कैप प्लस सी। तो I7 परिणाम भी हमें क्या हो गया, प्राप्त हो गया। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने आपको सदिशों का समाकलन के बारे में बताया। तो सदिशों के समाकलन के बारे में हमने आपको बताया कि सदिशों का समाकलन क्या होता है। तो उसमें मैंने आपको सबसे पहले बताया कि सदिशों के समाकलन की डेफिनेशन के बारे में बताया कि समाकलन है वो अवकलन की क्या है, प्रतिलोम प्रक्रिया है। अवकलन की प्रतिलोम प्रक्रिया क्या कहलाती है, समाकलन कहलाती है। उसके बाद हमने समाकल की डेफिनेशन के बारे में बताया। उसके बाद हमने समाकल का सदिश अचरांक के बारे में बताया कि समाकल का सदिश अचरांक क्या होता है। उसके बाद हमने इससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम के बारे में पढ़ाया। थ्योरम ये थी कि एक सदिश फलन का समाकलन करते हुए इसके घटकों का भी समाकलन करना चाहिए। उसके बाद हमने कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट, कुछ महत्वपूर्ण परिणामों के बारे में बताया कि कुछ महत्वपूर्ण परिणाम क्या होते हैं, उनको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो मैंने आपको 7 परिणामों के बारे में बताया और उन 7 परिणामों को मैंने आपको प्रूव करके भी
बताया। तो जब भी आप पढ़ें, इन जो सातों परिणाम बताएं मैंने आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे जो भी आप पढ़ोगे, जो भी एग्जाम्पल करोगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चन करोगे और आगे जो भी पढ़ाया जाएगा उसमें आपके ये सातों परिणाम बहुत ही यूज होंगे। तो जब भी पढ़ें इन सभी को बड़े ध्यान से पढ़ें तथा आगामी क्लास में कुछ नए टॉपिकों के बारे में पढ़ाया जाएगा। ओके स्टूडेंट।